तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रोमिसर टू परफॉर्म प्रोमिस होली। वचनदाता द्वारा वचन का निष्पादन न करने के परिणाम। अगर जो है प्रोमिसर जो है अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता, बीच में ही छोड़ देता है, ठीक है, तो प्रॉमिस ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉमिस ही फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए एक सिंगर है, वो एक बी के साथ उसके थिएटर में गाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ए बी के थिएटर में वीक में 2 बार जो है वो प्रोग्राम देगा और उसे पर प्रोग्राम मान लिया 100 रुपये तो बहुत कम दे रखे हैं, एक प्रोग्राम के उसे 1000 रुपये मिलेंगे। तो अब ए आता रहता है, जैसे पहले वीक में भी आ गया, दूसरे वीक में भी आ गया, तीसरे वीक में भी एक दिन आ गया। अब 6th डे जब उसे आना था, ठीक है, तो वो नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैनेजर चाहे तो अब अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर फिर नेक्स्ट वीक में फिर वो आ जाता है और मैनेजर जो बी है, जो मैनेजर है थिएटर का, वो फिर से उसे उसको अपॉइंट कर देता है गाने के लिए, प्रोग्राम देने के लिए, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट फिर चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है कि वो ए को कह सकता है कि उसके ना आने के कारण जो भी लॉस हुआ वो उससे कंपनसेट करा सकता है। अब यहाँ पे तो था कि अगर ए जानबूझकर नहीं आता तब तो बी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, या फिर अगर ए आ जाता है बाद में, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो ए को अलाउ कर देता है गाने के लिए, तब तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो उससे लॉस को कंपनसेट करा सकता है। लेकिन अगर ए किसी ऐसे रीज़न के कारण जो अनअवॉइडेबल है, उसका गला खराब हो गया है, बीमार हो गया है, वो आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो अगर वो नहीं आ पाता किसी रीज़न के कारण, अनअवॉइडेबल रीज़न के कारण, तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, ना ही उसे लॉस को कंपनसेट करने के लिए कहा जा सकता। तो इस तरह से है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। अनुबंध का निष्पादन किसके द्वारा करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले है प्रोमिसर के द्वारा, कि सेक्शन 40 में क्या लिखा है, यदि पक्षकारों की यह इंटेंशन थी कि वचन का निष्पादन कौन करेगा, प्रोमिसर की करेगा, तो वो प्रोमिसर के द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप मान लिया एक वहाँ जाते हो, एक ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ठीक है, आपको तैयार होना है, ठीक है, अपना कुछ काम कराना है, तो आप कहते हो कि मुझे इसी पर्टिकुलर पर्सन से कराना है, तो वो उसी पर्सन को ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट को करता है, उस परफॉर्मेंस को करता है, तो फिर वो जो है आप उसको ख़त्म कर सकते हो। तो जहाँ पे एक प्रोमिसर की स्किल की ज़रूरत है, उसकी स्किल के कारण, उसकी एबिलिटी के कारण, उसकी वर्क के कारण आप उससे काम करवाना चाहते हो, तो उसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक दे रखा है कि डॉब्सन वर्सेस ड्रूमंड के केस में क्या कहा गया है कि जहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उनकी व्यक्तिगत योग्यता, रुचि, साख अथवा पक्षकारों के पारस्परिक विश्वास निहित हैं, तो उसको सहायता द्वारा निष्पादित नहीं कराया जा सकता। तो आप इसको किसी और के थ्रू नहीं उसको परफॉर्म करा सकते, ठीक है।
तो नेक्स्ट है बाय द एजेंट ऑफ प्रॉमिसर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे स्किल की ज़रूरत नहीं है तो वो प्रॉमिसर के एजेंट भी उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे AB को कहता है कि मैं तुम्हें जो है अपनी गाड़ी सेल करूँगा, B कहता है ठीक है। तो अब जिस डेट को A को गाड़ी देनी थी वो नहीं था शहर में, तो वो अपने एजेंट को कह देता है कि गाड़ी B को हैंड ओवर कर दो और B उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर्स ऑफ प्रॉमिसर। तो सेक्शन 37 क्या कहता है कि अगर अनुबंध के पूरा करने से पहले ही प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्किल पर बेस्ड नहीं है, तो विपरीत अनुबंध के अभाव में जो उसका परफॉर्मेंस है वो कौन करेगा, प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो पर्सन डिसीज्ड है उसकी एसेट्स तक ही उसकी परफॉर्मेंस की जा सकती है, यानी कि उसकी एसेट तक ही पेमेंट की जा सकती है। पेमेंट करने के लिए लायबल है वो पर्सन, उसके लीगल हायर्स जिसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि ए ने मान लिया B को राइस देने हैं 100 kg, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि A B को 100 kg राइस देगा। ठीक है, 30 तारीख को राइस देगा। अब 25 तारीख को ही A की डेथ हो जाती है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट को कौन पूरा करेगा, अब A का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है B को वो राइस देंगे, राइस की डिलीवरी देंगे और B उनको पेमेंट करेगा। फिर है थर्ड पार्टी। सेक्शन 41 क्या कहता है कि जब जो प्रॉमिसी है किसी थर्ड पार्टी द्वारा किए गए जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वह बाद में वचनदाता को निष्पादन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो अब क्या मतलब है इसका, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया ए ने B को पैसे दे रखे हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ड्यू डेट पे मान लिया 2 महीने बाद B को पेमेंट करनी है A को 1 लाख रुपए की। अब B के पास पेमेंट है ही नहीं, B को जहाँ से मिलने थे या जो भी उसका काम होना था वो पैसे नहीं है B के पास देने के लिए। अब क्या होता है कि B A को कहता है कि मेरा फ्रेंड C, B और C आपस में बात करते हैं तो C जो है वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पार्टी C पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो C पेमेंट कर रहा है A को B की तरफ से। ठीक है, तो अगर A उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो अगर A उसको एक्सेप्ट कर लेता है, B ने कहा था मैं तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा 1 लाख रुपए, लेकिन B के पास अभी नहीं है, तो C पेमेंट कर रहा है उसकी तरफ से। तो अगर B के बिहाफ पे C पेमेंट कर रहा है और A उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर जो A है वो B को पेमेंट करने के लिए बाद में नहीं कह सकता। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश कानून के अनुसार यदि कोई तीसरा पक्षकार वचनदाता की ओर से भुगतान देता है तो ऐसा भुगतान या तो वचनदाता द्वारा दिए गए अधिकार के अधीन होना चाहिए या भुगतान के बाद वचनदाता द्वारा इसकी रेटिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये इंग्लिश लॉ कहता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट कर रही है तो अब उसको प्रॉमिसर कहेगा, C पेमेंट तभी करेगा जब B उसे ऐसा करने के लिए राइट देगा, या C ने पेमेंट कर दी है और B कह दे कि हाँ इसने मेरी तरफ से पेमेंट कर दी। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक आपने करना है अच्छी तरह से इसको, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो अपना फीडबैक सब बच्चे ज़रूर देंगे। बहुत कम बच्चे फीडबैक देते हैं कि क्या समझ में आया है, सबको कैसा समझ आ रहा है। तो इस चैप्टर का फीडबैक ज़रूर सब बच्चे दे देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में वो कमेंट कर देंगे कि अच्छे से समझ आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता देंगे। ठीक है।